Hello and welcome back once again. फाइनली स्टैटिस्टिक्स में आज हम हमारा एक लास्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है इंडेक्स नंबर्स, जिसे हिंदी में सूचकांक कहा जाता है। अब ये सूचकांक क्या होते हैं? देखो, अगर आप ध्यान से इस वर्ड को देखो तो ये है सूचकांक, मतलब जो किसी चीज की सूचना प्रदान कर रहे हों, किसी चीज के बारे में कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हों। अब किस तरह की इंफॉर्मेशन या क्या सूचना? देखो, अगर आपने कभी कुछ ऐसी वर्डिंग्स सुनी हो लाइक महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है या अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो ये सब हम सुनते हैं, लेकिन किस बेसिस पर, किस चीज से कंपैरिजन कर कर ये कहा जा रहा है कि महंगाई बहुत बढ़ गई है या जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है? तो ये किस बेसिस पर कहा जा रहा है? ऐसी किस चीज से कंपैरिजन की जा रही है और फिर ये डिसीजंस या ये नतीजे कहेंगे हम, ये जो नतीजे हैं वो हमारे सामने निकल कर आते हैं कि कोई चीज बढ़ रही है या कोई चीज कम हो रही है। तो इसके लिए ये एक स्टैटिस्टिकल मेजर है, ये एक सांख्यिकी माप है जिसे इंडेक्स नंबर्स के नाम से जाना जाता है। तो सूचकांक बेसिकली क्या है? जो हमें कोई सूचना प्रदान कर रहा है किसी स्टैटिस्टिकल प्रॉब्लम के रिगार्डिंग, कंपैरिजन कर रहा है, एक ऐसा टूल है जो हमें आगे फर्दर इकोनॉमिक प्लानिंग करने में मददगार साबित होगा। तो देखते हैं सबसे पहले इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन, फिर उसके बाद हम इसे एक एग्जाम्पल की फॉर्म में समझेंगे। तो देखिए, आपको डेफिनेशन दी गई है स्पाइगेल के अकॉर्डिंगली। तो इन्होंने क्या कहा है कि एन इंडेक्स नंबर इज अ स्टैटिस्टिकल मेजर डिजाइंड टू शो चेंजेस इन अ वेरिएबल और ग्रुप ऑफ रिलेटेड वेरिएबल्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ज्योग्राफिक लोकेशन और अदर कैरेक्टरिस्टिक्स। देखो, जैसे मैंने अभी अभी एग्जाम्पल दी थी आपको कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रहा है। तो देखो, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रहा है, ये हमने किससे कंपेयर कर कर ये चेंज देखा कि ये बढ़ रहा है या कम हो रहा है कोई चीज? तो हम किस बेसिस पर, किस चीज से कंपैरिजन कर कर ये बता रहे हैं? हमने कौन से टाइम पीरियड से कंपेयर किया, हमने किन दो जगहों के बीच में या 3 ज्योग्राफिकल लोकेशंस के बेसिस पर या n नंबर ऑफ ज्योग्राफिकल लोकेशन के बेसिस पर कंपैरिजन कर कर हमारा ये डिसीजन दिया कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रहा है या इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। तो ये सब चीजें जो हैं वो इस स्टैटिस्टिकल मेजर के आधार पर बताई जाती हैं। तो बेसिकली यहाँ आपको क्या बताया जा रहा है कि एक इंडेक्स नंबर जो है वो एक स्टैटिस्टिकल टूल है, वो एक स्टैटिस्टिकल मेजर है, सांख्यिकी की माप है, जो कि ये बताता है कि कोई भी चर, हिंदी में वेरिएबल को चर कहते हैं ना, तो कोई भी चर या कोई भी वेरिएबल जो है या ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स जो हैं वो किस तरह से चेंज हो रहे हैं और उनके उन चेंजेस को शो करने के लिए हम किस तरह से इंडेक्स नंबर्स का यूज कर सकते हैं। चलिए अब हम इसे एक एग्जाम्पल की फॉर्म में समझते हैं। देखो, जैसे मान लो आपको अगर ये कह दिया जाए कि 2015 में इन्फ्लेशन बहुत ही बढ़ गई है। अब इन्फ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन का मतलब होता है राइज इन प्राइजेस, जिन्हें हम सिंपल टर्म्स में कह सकते हैं महंगाई। अगर आपको ये कह दिया जाए कि 2015 में महंगाई बहुत बढ़ गई है, तो देखो कहीं ना कहीं एक इकोनॉमिस्ट का जो दिमाग है वो ये सोचेगा कि ये जो आपको लाइन कही गई है कि महंगाई बहुत बढ़ गई है, वो किस आधार पर कही गई है, कौन से साल से कंपैरिजन कर कर ये बात कही गई है, क्या जो प्राइजेस कहे हैं कि बढ़ रहे हैं क्या वो सभी कमोडिटीज के बढ़ रहे हैं? या तीसरा जो क्वेश्चन अराइज होता है या तीसरा जो पॉइंट दिमाग में आ सकता है वो है कि क्या सभी गुड्स जो हैं उनका यूनिट ऑफ मेजरमेंट सेम है? तो देखो, ये 3 क्वेश्चंस अराइज होते हैं। इन 3 क्वेश्चंस के रिगार्डिंग अगर हम बात करें सबसे पहले क्वेश्चन की, तो देखो पहला क्वेश्चन हमें क्या कहता है? पहला क्वेश्चन हमें ये कह रहा है कि कौन से टाइम पीरियड के साथ कंपैरिजन कर कर कहा गया है। जैसे देखो, आप अगर अपने आप को जज करना चाहो कि मैंने इम्प्रूव किया है अपनी स्टडीज में या नहीं,
तो आप अपने पिछले परफॉर्मेंस से कंपेयर कर कर कहते हो ना, तो दैट मीन्स आपने लास्ट या बीते हुए टाइम पीरियड के साथ कुछ कंपैरिजन किया, फिर आपने ये बताया कि मैंने परफॉर्म जो किया है मतलब इंप्रूवमेंट की है या नहीं की है। तो ऐसा ही कुछ कंसेप्ट आपको यहां बता रहे हैं कि अगर राइज इन प्राइजेस हुआ है तो इस करंट ईयर को, अब देखो अब याद रखो मैंने क्या बोला है 2015 को, मैंने 2015 को करंट ईयर बोला है, मतलब जिस साल के लिए हम इंडेक्स नंबर प्रिपेयर करेंगे उस साल को हम करंट ईयर बोला करेंगे। ठीक है, तो हम करंट ईयर को जिस साल से कंपेयर करेंगे उस साल को हम बेस ईयर बोलेंगे। ठीक है, उसे बेस ईयर बोला जाएगा। जैसे इंडिया में मोस्टली 2004 वाला जो साल है उसे बेस ईयर माना जाता है। तो 2004 से कंपैरिजन कर कर ये कहा जा सकता है कि भाई 2015 में इन्फ्लेशन जो है वो बहुत बढ़ गई, 2004 वाले प्राइसेस से फिर कंपैरिजन कर कर कहा गया। ठीक है, अच्छा अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन या दूसरी प्रॉब्लम जो है वो है क्या सभी कमोडिटीज के प्राइस राइज हुए। अब देखो जैसे मैं सबसे अच्छी एग्जांपल फूड ग्रेन की अगर आपको दूं तो देखो फूड ग्रेन का मतलब होता है खाने पीने वाली चीजें होती है ना, खाद्यान्न जिसे हम खाद्य सामग्री भी बोल देते हैं हिंदी में। तो फूड ग्रेन्स में तो बहुत डिफरेंट कैटेगरीज आ जाती हैं फूड की। तो क्या फूड प्रोडक्ट्स, क्या सभी फूड प्रोडक्ट्स के प्राइसेस बढ़े हैं? हो सकता है कि कुछ के दाम कम हुए हों, हो सकता है कि कुछ के दामों में हमें बिल्कुल भी चेंजेस ना देखने को मिले हों। तो फूड ग्रेन्स या अगर हम और भी कोई कमोडिटी कहें या सिंपल इन टर्म्स कहें कि सभी कमोडिटीज के जरूरी नहीं है कि प्राइसेस राइज हुए हों, हो सकता है कि कुछ कमोडिटीज के ही प्राइसेस राइज हुए हों। तो देखो जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन का आपको यहां पर एक सॉल्यूशन सा बताया था कि हमें किसी साल से कंपैरिजन कर कर ये बताना है कि हाँ भाई इस साल में करंट ईयर में करंट साल में हमारे जो प्राइसेस हैं वो बढ़ गए हैं, राइज हो गए हैं। तो हमने क्या सॉल्यूशन बताया कि भाई किसी पिछले बेस ईयर से कंपैरिजन करो और बताओ। अब देखो अब यहां पर मैंने आपको क्या कहा कि किसी के प्राइसेस बढ़ भी सकते हैं, किसी के प्राइसेस हो सकता है कम हुए हों, और हो सकता है कि किसी के प्राइसेस में नो चेंज, कोई चेंज हमें देखने को ना मिला हो। तो ऐसी प्रॉब्लम का हम क्या सॉल्यूशन निकालें? देखो ऐसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए सिंपल सी एक कंसेप्ट है कि आप एवरेज निकाल लो। तो ऑन एन एवरेज इफेक्ट देख लो। जैसे आपके स्कूल में क्या किया जाता होता है, एक एक सब्जेक्ट को लेकर आपकी कंपैरिजन नहीं की जाती है। आपका अगर क्लास में फर्स्ट सेकंड थर्ड अगर देखा जाता है तो वो ऑन एन एवरेज देखा जाता होता है ना कि बच्चा फर्स्ट आ रहा है या सेकंड आ रहा है। हो सकता है कि आपने किसी एक सब्जेक्ट में ज्यादा मार्क्स गेन किए हों, हो सकता है किसी दूसरे में आपके मार्क्स कम आए हों, लेकिन ऑन एन एवरेज कंपैरिजन किया जाता है कि कोई बच्चा फर्स्ट आ रहा है या सेकंड आ रहा है या थर्ड आ रहा है। तो ऐसा ही कुछ कंसेप्ट यहां आपको एक सॉल्यूशन की फॉर्म में जो प्रोवाइड किया गया है वो क्या है कि भाई एवरेज निकाल लो, क्योंकि अगर हम इन बिटवीन देखेंगे तो हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का, इस प्रॉब्लम का ये एवरेज वाला सॉल्यूशन निकल सकता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें ये थर्ड क्वेश्चन जो हमारे पास यहां दिया हुआ है वो है कि क्या यूनिट ऑफ मेजरमेंट सेम है। अब यूनिट ऑफ मेजरमेंट का मतलब क्या है? देखो अगर हम इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं, राइज इन प्राइजेस की बात कर रहे हैं, तो इसमें सिर्फ फूड ग्रेन थोड़ी ना, इसमें तो बहुत सारी चीजें आएंगी। कीमतें हर चीज की कोई ना कोई कीमत है। तो दैट मीन्स हम कपड़ों को भी कवर कर रहे हैं। हम फूड ग्रेन्स जो हैं हम बेसिकली उनमें से अगर मैं ये कहूं कि आटे की बात करेंगे तो हम उसे किलो में मेजर करते हैं। अगर हम दूध की बात करेंगे तो हम दूध को लीटर में मापते हैं। तो देयर आर डिफरेंट यूनिट्स फॉर डिफरेंट कमोडिटीज। तो अगर यूनिट ऑफ मेजरमेंट सेम नहीं है तो हम सभी को इकट्ठा कैसे करेंगे? सभी को इकट्ठा करने के लिए यूनिट ऑफ मेजरमेंट सेम होना चाहिए ना। जैसे आप मैथ्स के अगर क्वेश्चन सॉल्व किया करते थे तो कहते थे ना कि भाई पर सेकंड होना चाहिए, मीटर पर सेकंड होना चाहिए या किलोमीटर पर आवर होना चाहिए। तो वो यूनिट ऐसा कुछ सेम करते थे ना। तो ऐसा ही कुछ कंसेप्ट, या
अगर कन्वर्जन करते थे तो पैसेज में या रुपीज में सेम एक जैसी कन्वर्जन करते थे ना, ये तो नहीं होता था कि एक यूनिट अलग है और दूसरा यूनिट अलग है। तो ऐसा ही कुछ कंसेप्ट आपको यहां पर बता रखा है कि अगर आप वेरियस गुड्स की कंपैरिजन कर रहे हो, पता लगा रहे हो कि भाई प्राइसेस अगर राइज हो रहे हैं, तो उस केस में यहां यूनिट ऑफ मेजरमेंट अगर अलग अलग हैं तो प्रॉब्लम आएगी। और अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किस तरह से निकाला जाएगा। अब इंडेक्स नंबर ने मतलब सूचकांक ने हमें इस प्रॉब्लम का एक बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन दिया है। उसने ये कहा है कि भाई सिंगल पहले जो कमोडिटीज हैं उनका परसेंटेज चेंज देख लो, परसेंटेज चेंज कि ऑन एन परसेंटेज बेसिस, ऑन परसेंटेज बेसिस चेंज निकाल लो कि कितना चेंज आ रहा है, कितने परसेंट का चेंज आ रहा है। उसके बाद आप ऑन एन एवरेज निकाल लोगे, बेस ईयर से कंपैरिजन कर दोगे, तो आपके पास ये जो यहां हमने वाक्य एक बोला था, एक सेंटेंस जो बोला था कि राइज इन प्राइजेस हो गया है, तो ये एक इस तरह की स्टेटमेंट्स जो हैं वो उभर कर आ जाएंगी। तो चलिए देखते हैं इंडेक्स नंबर्स के बारे में ही फर्दर, जो ये हमने अभी अभी स्टडी किया इसी के बेसिस पर कि इंडेक्स नंबर के क्या फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास उभर कर आते हैं। देखो यही है, कुछ अलग नहीं है, जो मैंने अभी अभी आपको एग्जाम्पल से समझाई हैं, बिल्कुल उसके बेसिस पर ही ये फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताए गए हैं। देखो जो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है आपके पास वो क्या है, इट इज अ मेजर ऑफ रिलेटिव चेंज नॉट एब्सोल्यूट। देखो हमने अभी अभी स्टैटिस्टिक्स में ऐसे कुछ चैप्टर्स कवर किए हैं जिसमें ये रिलेटिव और एब्सोल्यूट वर्ड हमारे पास आए थे, जिसमें हमने वो कोफिशिएंट्स वर्ड भी डिस्कस किए थे, जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, इस तरह के कंसेप्ट हमने डिस्कस किए थे ना। तो देखो अगर आपने ध्यान से सुना हो तो हमने अभी अभी ये बोला था कि हम परसेंटेज चेंज देखेंगे। तो दैट मीन्स हम जब परसेंटेज या रेशोज की फॉर्म में स्टडी करते हैं तो उन्हें रिलेटिव चेंज बोला जाता है, उन्हें एब्सोल्यूट चेंज नहीं बोला जाता। जैसे मैं बहुत ही सिंपल सी आपको यहां एक एग्जांपल लिखकर बताती हूं। मान लीजिए हम शुगर के प्राइसेस की कंपैरिजन कर रहे हैं। 2004 में लेट्स सपोज 20 रुपीज पर केजी शुगर का प्राइस था। 2015 में मान लो वो 40 है, ठीक है, 2015 में मान लो वो 40 है। अब देखो अगर मैं 20 चेंज देखूं तो दैट इज एन एब्सोल्यूट चेंज, लेकिन अगर मैं इसे परसेंटेज की फॉर्म में कैलकुलेट कर लूं कि भाई जो चेंज है वो परसेंटेज की फॉर्म में कितना है, तो हम उसे रिलेटिव चेंज बोलेंगे। कैसे निकाला जाएगा, वैसे तो हमें आगे न्यूमेरिकली आएगा, बट अगर हम सिंपल अभी भी समझें तो देखो 40 प्राइस हो गया है, बेस ईयर का मेरे पास 20 था, मैंने 20 के मुकाबले चेंज देखना है, तो हम इसे कुछ इस तरह से परसेंटेज की फॉर्म में देख लेंगे, ठीक है। अगर परसेंटेज की फॉर्म में हम इसे कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास कितना आ गया है, 200%, ठीक है। तो सिंपल सी बात कि जब हम इंडेक्स नंबर्स का इस्तेमाल करते हैं तो हम एब्सोल्यूट चेंज नहीं, हम परसेंटेज चेंज देखते हैं। तो इसका सबसे पहला फीचर या सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास आता है वो है कि इट इज अ मेजर ऑफ रिलेटिव चेंज। सेकंड अगर हम बात करें तो सेकंड देखो फिर से ये हम डे 1 से स्टैटिस्टिक्स में पढ़ते आ रहे हैं कि भाई जो स्टैटिस्टिक्स है वो ना क्वांटिटेटिव फॉर्म में मेजरमेंट करती है, डिजिट्स की फॉर्म में मेजरमेंट करती होती है, 1 2 3 4 की फॉर्म में बताती है। जैसे अगर मैंने यहां पर ये बोला कि भाई प्राइजेस बहुत बढ़ गए हैं, महंगाई बहुत बढ़ गई है, स्टैटिस्टिक्स में इस लाइन का कोई मतलब नहीं है जब तक ऐसा कंपैरिजन ना किया जाए, जब तक हमें कुछ डिजिट्स की फॉर्म में इंफॉर्मेशन ना प्रोवाइड की जाए, तब तक स्टैटिस्टिक्स में वो इंफॉर्मेशन मीनिंगलेस रहती है। तो इसीलिए इंडेक्स नंबर्स जो हैं वो क्वांटिटेटिव टर्म्स में हमें बताएगा, क्वांटिटेटिव फॉर्म में हमें बताएगा कि क्या चेंज आ रहा है।
थर्ड वन अगर हम बात करें थर्ड फीचर की या थर्ड करेक्टरिस्टिक की, तो वो क्या है, इट शोज द इकोनॉमिक चेंजेस इन द फॉर्म ऑफ एवरेजेस। देखो ये भी मैंने अभी अभी आपको यहाँ एग्जाम्पल में समझाया है कि भाई चेंजेस आते होते हैं लेकिन सब में अलग अलग हो सकते हैं, हो सकता है किसी में कोई भी चेंज ना हो। तो हमने क्या सॉल्यूशन समझा था इस क्वेश्चन का कि हमें एवरेज निकालनी चाहिए। और वैसे भी फिर से अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो हमने स्टैटिस्टिक्स के करेक्टरिस्टिक्स में भी ये पढ़ा था कि ये ऑन एन एवरेज बात करती है। तो यहां पर आपको फिर से, क्योंकि इंडेक्स नंबर भी स्टैटिस्टिक्स का ही पार्ट है ना, तो इसलिए ये आपको फिर से बता दिया कि ये जितने भी इकोनॉमिक चेंजेस स्टडी करता है वो ऑन एन एवरेज स्टडी करता है, इन दी फॉर्म ऑफ एवरेजेस स्टडी करता है। तो मुझे उम्मीद है कि आज का सेशन, जिसमें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से इंडेक्स नंबर क्या होते हैं एक एग्जाम्पल देकर भी समझाया गया, क्या ये चेंज शो करते हैं और इसके बेसिक फीचर्स क्या हैं, करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जिसमें हम इंडेक्स नंबर के चैप्टर को ही आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कि हमें इसमें और क्या क्या नया बता रखा है। जुड़े रहिए चैनल के साथ, जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है, शेयर कीजिए वीडियोस को, लाइक कीजिए वीडियोस को, डू कमेंट्स ऑल्सो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।